तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ सर्किट विच कंटेन्स जस्ट इंडक्टर। तो ऐसे सर्किट्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर रहता है उसको हम बोलते हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट। क्या बोला करेंगे बच्चों? प्योरली इंडक्टिव सर्किट बोला करेंगे, ठीक है ना। इसका डायग्राम कैसे बनता है मैम? इसका डायग्राम बनता है कुछ इस तरीके से। दिस इज एन इंडक्टर एंड दिस इज एन एसी सोर्स, ठीक है ना। इंडक्टर को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, AC सोर्स हमें EMF देता है और यहाँ पर चलता है एक ऑल्टरनेटिंग करंट। तो हम बोलेंगे लेट एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L। बच्चों ये L क्या है? इंडक्टेंस है। इज कनेक्टेड विद एन AC सोर्स, connected with an AC source of EMF E is equals to E naught sin omega t। क्या इतनी बातें ठीक है क्या? इक्वेशन नंबर 1, एम आई क्लियर है? हमें I फाइंड करना होता है। तो I कैसे फाइंड करेंगे? इंडक्टर वाले केस में बच्चों चैप्टर 6 में हमने सीखा था कि L इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? हमने सीखा था कि नहीं सीखा था कि L इज इक्वल्स टू EMF अपॉन DI/dt था। क्या सभी को ये बात ध्यान है क्या? तो क्या मैं ऐसा लिख दूं कि L DI/dt इज इक्वल्स टू E? लिख सकते हैं। हमें निकालना क्या है? I। तो जिस वैल्यू को फाइंड कर रहे होते हैं उसको अकेला छोड़ देते हैं। तो DI को अकेला छोड़ दो, क्या बचा इधर? DI इज इक्वल्स टू E/L dt। क्या यहाँ तक ठीक है क्या? अब I निकालना है तो I निकालने के लिए तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लो भाई दोनों साइड करेंगे इंटीग्रेशन। इतनी बातें समझ में आई क्या? अब देखना DI को जब मैं इंटीग्रेट करूंगी फ्रॉम 0 टू I और E/L dt को भी इंटीग्रेट करना है। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे बच्चों? जरा मुझे फटाफट से बता दो, कोई बच्चा बता सकता है? 0 टू T, 0 टू T इंटीग्रेट करेंगे, कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो। देखना I विल बी इक्वल्स टू, पहले E की वैल्यू पुट करो। E की वैल्यू है E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन में L dt, ठीक है ना, 0 टू T। मुझे बता दो E नॉट कॉन्स्टेंट L कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दें क्या? इंटीग्रेशन में कौन बचा? साइन ओमेगा टी dt, है कि नहीं ये बात? तो यहाँ पर मुझे कौन बच्चा बताएगा कि साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? जल्दी से बता। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक माइनस आएगा। आंसर क्या बन जाएगा? I इज इक्वल्स टू माइनस ई नॉट बाय ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया? तो बच्चों देखना, ये तो हम मान के चलते हैं कि E तो ई नॉट साइन ओमेगा टी था। I हमने फाइंड कर लिया, I इज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। और आई नॉट हमने किसको लिखा है बच्चों? आई नॉट हमने लिखा है ई नॉट बाय ओमेगा एल को। लास्ट वाला बॉक्स देखो, ई नॉट बाय ओमेगा एल को। इतनी बात ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम निकालते हैं फेज डिफरेंस, यानी कि हम फाइंड करते हैं फाई को। तो फाई कितना आएगा बच्चा पार्टी? देखना ज़रा, फाई के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको साइन में चेंज करना पड़ेगा। कॉस वाली वेव को साइन वेव में चेंज करते हैं। देखो ज़रा, क्या मैं आई को माइनस आई नॉट, देखो पहले इसको लिखने से पहले ये देखो, कॉस वेव को साइन में चेंज करना है। क्या हम ये जानते हैं कि कॉस थीटा को हम साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं? ये बात हम जानते हैं क्या? क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं माइनस साइन थीटा माइनस 90? क्यों मैम ऐसे कैसे? क्योंकि बच्चों साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, इसलिए लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती ऐसा? तो ये ही तो मैंने यहाँ पर लिखा है, I इज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट ब्रैकेट में माइनस साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, और इस माइनस को आगे ले आऊंगी तो ये प्लस का बन जाएगा। तो I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, है कि नहीं? तो बच्चों ज़रा इसको इससे कंपेयर करना, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। तो फाई कितना आ गया भाई? फेज डिफरेंस कितना आया ज़रा बता दो बच्चों? फेज डिफरेंस आ गया मेरे पास माइनस पाई बाय 2 का। कितना आ गया?
-π/2 का फेज डिफरेंस आ गया मेरे पास। और हम सब ने डे बिफोर येस्टरडे पढ़ा था कि जब हमारे पास -π/2 का फेज डिफरेंस होता है तो वेव फॉर्म कैसे बनाई जाती है। ये हमारी क्लास का हर बच्चा जानता है, जिसने हमारा डे 11 लगाया है वो इस वेव फॉर्म को बनाना जानता है। देखो अभी बनाते हैं। ये देखो इस तरीके से मेरे पास है ये वाला टाइम एक्सिस, ये है करंट एक्सिस, ये है ईएमएफ एक्सिस। सबसे पहले ईएमएफ के लिए हम बनाने वाले हैं साइन वेव। क्यों? क्योंकि इसकी एक्सप्रेशन में साइन आ रहा है। देखो ये आ गई मेरे पास साइन वेव। तो भाई वेव फॉर्म कैसी बनेगी? देखो ईएमएफ की मैंने साइनोसॉइडल वेव बनाई, अब मुझे करंट के लिए तो भाई कोसाइन वेव बनानी पड़ेगी, वो हमने बनानी सीखी हुई है। बट इस बार देखो -π/2 है, नीचे से वेव स्टार्ट होने वाली है नेगेटिव एक्सिस से, तो कर दो स्टार्ट। यानी कि जब ईएमएफ 0 था ना तब करंट अपनी नेगेटिव पीक पर पहुंच चुका था। तो यहाँ पर जब ये 0 है ना, ये अपनी मैक्सिमम पीक पर है पर नेगेटिव साइड में। और जब ये मैक्सिमम है, जब हमारा ईएमएफ मैक्सिमम पर है तो हमारा करंट 0 पर है। और 0 वैल्यू कहाँ होती है? टाइम एक्सिस पे होती है। तो इस तरीके से कुछ हमारी वेव चलने लग जाएगी। क्या इतनी बातें सभी को समझ में आती हैं कि नहीं आती? इतनी बात बता दो ज़रा। क्या ये वाली वेव सभी को समझ में आई? क्या कैसे बनी? इसका नाम है I = -I0 cos ωt और इस वेव का नाम है E = E0 sin ωt। क्या इतनी बातें सभी को प्रॉपरली समझ में आई? सबसे पहला काम हमने ईएमएफ लिखा, सेकंड हमने करंट लिखा, थर्ड हमने I0 मतलब पीक वैल्यू की इक्वेशन लिखी, उसके बाद हमने फेज डिफरेंस निकाला, फिफ्थ हमने वेव फॉर्म बनाई। वेव फॉर्म बनाने के बाद जो सबसे ज़रूरी काम है वो है फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, ये सीखना है हमें। तो फेजर डायग्राम बना लेते हैं। फेजर डायग्राम के लिए फेज की ज़रूरत है और फेज हमारा -π/2 है, ये तो हम सब जानते हैं। तो भाई देखना, अगर ये ईएमएफ है तो हम जानते हैं अगर हमें एंगल को नेगेटिव चलाना है मतलब क्लॉकवाइज चलाना पड़ेगा। एंगल को नेगेटिव चलाने का क्या मतलब है कि एंगल हमारा क्लॉकवाइज चलेगा। तो ये लो भाई क्लॉकवाइज चले जाते हैं, ये बन गया हमारे पास -π/2। तो करंट कितना पीछे चल रहा है? -π/2 पीछे चल रहा है। इतनी बात समझ में आती है क्या? ये है हमारे पास फेजर डायग्राम ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट। क्या इतनी बातें सभी को समझ में आई? क्या मैं इसको ऐसे भी बना सकती हूँ? क्या देखना ज़रा कि अगर मैं E यहाँ बनाऊँ और I यहाँ लिखूँ तब भी तो क्लॉकवाइज ही चल रहा है ना। बिल्कुल बना सकते हैं मैम, 100% बना सकते हैं। इतनी बातें समझ में आई तो हम यहाँ पर एक कंक्लूजन लिख सकते हैं कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जो हमारा करंट है वो पीछे रह जाता है। करंट लैग्स किसके पीछे रह जाता है? ईएमएफ के, बाय π/2। करंट लैग्स ईएमएफ बाय π/2। बोलो ज़रा, इसका कंक्लूजन लिख ले क्या बढ़िया सा, जैसा नोट्स में है सेम टू सेम आपको यहाँ मिलेगा। तो अगर आप क्लास में नोट्स बनाते हो तो आपके सेम नोट्स घर पे बैठे हुए भी बन जाएंगे, ठीक है ना। तो इसकी समरी लिख लेते हैं। जो हमने अभी तक 3 सर्किट्स पढ़े हैं, सबसे पहला सर्किट कौन सा पढ़ा? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में हमें पता लगा कि जो I0 था वो कितना था भाई? E0/R था। एंड फेज कैसा था? बोथ करंट एंड ईएमएफ आर इन सेम फेज। इतनी बातें समझ में आई। और फाई कितना था बच्चों? फाई था हमारा 0 डिग्री। सेकेंड, जब हमारे पास प्योरली कैपेसिटिव सर्किट आया तो भाई देखना I0 कितना आया था? E0 ωc, ठीक है ना। और यहाँ पर हम बोलेंगे दैट करंट लीड्स EMF बाय π/2 फेज। इतनी बात ठीक है। तो यहाँ हमारा फाई कितना आया था? प्लस का π/2 आया था।
थर्ड, फिर था मेरे पास प्योरली इंडक्टिव सर्किट, है ना, तो इसमें हमारा आई नॉट कितना आया था, ई नॉट बाय ओमेगा एल आया था। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि आई लैग्स EMF बाय पाई बाय 2 फेज। तो लैग का क्या मतलब है कि वो पीछे रह जाता है, पीछे रह जाता है करंट। तो यहाँ पर हमारा फाई कितना है, -पाई/2 है। क्या इतनी बातें सब बच्चों को समझ में आई?